जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फिनिश हो गया है और अब लाइफ प्रोसेस का ही रिस्पायरेशन पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ये रिस्पायरेशन पार्ट है, पार्ट 4। सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन के बारे में जानते क्या है। तो process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cells। हम लोग के बॉडी में सेल के द्वारा, सेल के अंदर CO2 प्रोड्यूस होता है और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रहता है। तो इस दोनों का जो एक्सचेंज होता है किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के द्वारा, तो इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं और जिसको साधारण भाषा में हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन दोनों अलग अलग चीज है। वो कैसे है? तो ब्रीदिंग का डिफिनीशन पहले देखना होगा कि व्हाट इज ब्रीदिंग। तो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, process of intake of oxygen and release of CO2 by an organism is called breathing। ब्रीदिंग एक सिंपल प्रोसेस है, सिर्फ ऑक्सीजन लेना एटमॉस्फेयर से और CO2 को रिलीज करना एटमॉस्फेयर में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर है, बाय एन ऑर्गेनिज्म, किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ये काम ऑक्सीजन इनटेक और रिलीज ऑफ CO2 मोटरसाइकिल में भी होता है, बस में भी होता है। तो ऐसा नहीं कि इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2 इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसमें बाय एन ऑर्गेनिज्म जरूरी है, इसलिए कि अगर ये नहीं है तो ये ब्रीदिंग नहीं है। मोटरसाइकिल में ब्रीदिंग नहीं माना जाता है। इट इन्वॉल्व्स नेजल कैविटी। ब्रीदिंग में क्या क्या ऑर्गन है जो इन्वॉल्व होता है? तो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व्स नेजल कैविटी टू लंग, लंग तक ही ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। Whereas the process of release of energy from assimilated fluid inside the cell is called respiration। रिस्पायरेशन क्या है? तो जो हम लोग फूड ले खाते हैं, इनटेक करते हैं, वो एब्जॉर्प्शन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड के थ्रू सेल में पहुंचता है और सेल के अंदर जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या एब्सेंस में भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी किस रूप में बनता है? तो एटीपी के फॉर्म में। इस एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये काम सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी एटीपी का बनना किससे? तो एसिमिलेटेड फूड से। कहाँ? तो सेल के अंदर। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिस्पायरेशन कहते हैं। यानी ब्रीदिंग क्या है? तो रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप है। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो सेल के अंदर एटीपी बनना। ये पूरा प्रोसेस रिस्पायरेशन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट कि सिंस रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, रिस्पायरेशन जो है वो सेल के अंदर होता है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिस्पायरेशन इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन, व्हाई? तो इसका आंसर यही है
Since respiration takes place inside the cell, means energy production from food, assimilated food, takes place inside the cell. So this process is also known as cellular respiration. नेक्स्ट पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में होता है इज जस्ट अपोजिट टू रिस्पायरेशन। ये रिस्पायरेशन का जस्ट अपोजिट है। क्यों है? तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का सिंपल रिएक्शन है कि CO2 प्लस H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल ऑफ लीफ क्या बनता है प्रोडक्ट? तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होता है? तो ये प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का है वही कंबाइन होता है और इसी ग्लूकोज का बर्निंग होता है और ये रिस्पायरेशन में CO2 H2O प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस इज जस्ट अपोजिट टू रिस्पायरेशन। हम समझते हैं ये सब क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में किस तरह से ये प्रोसेस ब्रीदिंग का, रिस्पायरेशन का होता है। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, जैसे स्पंज है, सिलेंट्रेट्स है, फ्लैट वर्म्स है, तो इसमें ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज जो है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा होता है। अर्थवर्म यूज मॉइस्ट स्किन and insects have network of tubes called trachea रिस्पायरेटरी गैस के एक्सचेंज में यूज होता है। गिल्स एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स और फिश में गिल्स के द्वारा ये ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है और इस जिससे ऑर्गेनिज्म में गिल्स के थ्रू एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का, CO2 का, उस तरह के रिस्पायरेशन को ब्रोंकियल रिस्पायरेशन बोलते हैं। लंग्स जो है यूज्ड बाय एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। हम लोग में कुछ एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, ये सब में जो है लंग का यूज किया जाता है। फिर है कि एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग, लेकिन फ्रॉग में दोनों तरह से हो जाता है। फ्रॉग कैन रिस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन। फ्रॉग जो है स्किन के थ्रू भी रिस्पायरेशन का प्रोसेस करता है और जिस ऑर्गेनिज्म में स्किन के थ्रू रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है उसको क्यूटेनियस रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो क्यूटेनियस रिस्पायरेशन क्या है इसको देखिए कि इफ द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन अकर्स थ्रू स्किन, अगर रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्किन के थ्रू होता है तो ऐसे प्रोसेस को हम क्यूटेनियस रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग का नाम जो है राना टिग्रीना होता है, जूलॉजिकल नेम है फ्रॉग का राना टिग्रीना। उसी तरह अर्थवर्म का जूलॉजिकल नेम फेरेटिमा पोस्थुमा होता है। नेक्स्ट स्टेप है कि ग्रास होपर, कॉकरोच में रिस्पायरेशन टीनी होल्स के थ्रू होता है और इसको स्पायरेकल्स कहते हैं और उसमें जो एयर ट्यूब प्रेजेंट रहता है उसको ट्रेकिया कहते हैं। ये सब थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया जा रहा है और 10 क्लास में भी ये सब चीज जानना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है। अगर 90 से प्लस मार्क्स चाहिए तो ये सब भी जानना जरूरी है।
हाँ, तो अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मेन ऑर्गन्स जानते हैं कि क्या क्या होता है। मेन ऑर्गन्स, मेन ऑर्गन्स में नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, डायफ्राम, लंग्स और एल्वियोली, ये सब मेन ऑर्गन्स है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। नेजल चैम्बर जो है, ये जो हम लोग का नाक है, इसके अंदर जो चैम्बर है, नेजल चैम्बर ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ये फेरिंग्स में ओपन होता है। और फेरिंग्स opens into a cartilaginous box, helps in sound production, so known as voice box। फेरिंग्स जो ओपन होता है वो एक बॉक्स में ओपन होता है और उससे चूंकि साउंड प्रोडक्शन होता है तो उसको वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। ग्लोटिस जो है कवर्ड बाय इपीग्लोटिस, वो ग्लोटिस जो है वो कवरिंग रहता है। इपीग्लोटिस यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये एक ढक्कन के रूप में रहता है इपीग्लोटिस, और वो जो है प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स। लैरिंग्स में, क्योंकि लैरिंग्स जस्ट नीचे है, अगर नहीं आएगा, ये कवरिंग नहीं रहेगा, तो हम लोग जो खाते हैं वो फूड भी इसमें आ सकता है। तो इपीग्लोटिस आने से उसको रोकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एल्वियोली क्या होता है। तो एल्वियोली लंग्स के अंदर ही ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिगर में क्लियर है कि ये ट्यूब आ रहा है और ट्यूब लास्ट में जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसी में गैसियस एक्सचेंज होता है। तो लिखा हुआ है बैग लाइक स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स भी पाया जाता है ताकि गैसियस एक्सचेंज होने में आसान रहे। टेक्स प्लेस इन लंग्स, लंग्स के अंदर रहता है ये। और कवरिंग ऑफ लंग, लंग के कवरिंग को क्या कहते हैं, तो प्ल्यूरा कहते हैं। और लंग पाया कहाँ जाता है, तो लंग जो है थोरेसिक चैम्बर के अंदर रहता है। फिगर में ये सबसे पहले इपीग्लोटिस है जो लैरिंग्स में ओपन होता है, उसके बाद ये ट्रेकिया का पाइप है। ट्रेकिया में जो है रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का रिंग पाया जाता है ताकि इसमें कंट्रैक्शन ना हो, तो इसके लिए ये कार्टिलेज जरूरी रहता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेकिया कंट्रैक्ट ना करे, इसके लिए ट्रेकिया में क्या रहता है, तो ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज रहता है, इसके चलते इसमें कंट्रैक्शन नहीं होता है। उसके बाद ये लंग दोनों शो किया गया है। लंग में प्लूरल मेम्ब्रेन है, यहाँ से ब्रोंकस है, फिर ब्रोंक्यूल्स, जो ब्रांच आता है उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और लास्ट में एल्वियोली है। और सबसे नीचे एक लेयर है जिसको डायफ्रेजम कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी के चलते जो है इनहेलेशन एक्सहेलेशन हम लोग के बॉडी में होता है, आगे उसी को देखना है। तो इस तरह से अब हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पार्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, यानी हम लोग के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैसे इन करता है और CO2 कैसे रिलीज होता है, इसी को हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलते हैं। तो इसमें एक पॉइंट जानना पहले जरूरी है कि पार्शियल प्रेशर क्या होता है।
तो प्रेशर exerted by an individual gas in a mixture of gases को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तो PO2, ये हुआ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो इस तरह से डिनोट करते हैं। यानी एक बैलून है मान लो, और इस बैलून के अंदर ऑक्सीजन और CO2 दोनों तरह का गैस है, तो ऑक्सीजन के द्वारा इस बैलून के सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, तो इसी को हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर जो है एल्वियोली में पाया जाता है, उसी के चलते जो है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। सेल में भी ऐसा प्रेशर होता है। अब है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में, तो ब्रीदिंग कंप्लीट्स विद इन 2 स्टेप्स। ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्या है, तो इनहेलेशन, और सेकेंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या हुआ, तो इनहेलेशन हुआ कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है ऑक्सीजन मेनली, वो बॉडी के अंदर आना, यानी लंग्स के एल्वियोली तक पहुंचना, ये इनहेलेशन है। ये कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, तो रिब मसल्स कंट्रैक्ट। रिब मसल हम लोग के चेस्ट में जो बोन रहता है, और 2 बोन के बीच जो मसल्स रहता है, उसी को रिब मसल्स कहते हैं। तो इनहेलेशन होने के समय ये मसल्स में कंट्रैक्शन आता है, रिब मसल्स कंट्रैक्ट, और डायफ्रेजम मूव्स डाउनवर्ड। डायफ्रेजम जो लंग्स के नीचे एक थिन लेयर है, वो डाउनवर्ड होता है, और बोन के बीच में जो मसल्स पाया जाता है चेस्ट में, उसको रिब मसल्स कहते हैं। रिब मसल्स में कंट्रैक्शन हुआ, और डायफ्रेजम जो है डाउनवर्ड जब गया, तो ऑटोमेटिक ऑक्सीजन का इनटेक हो जाता है। ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक पहुंच जाता है। इसी का ठीक अपोजिट एक्सहेलेशन कैसे होता है, तो एक्सहेलेशन क्या है, तो एल्वियोलर एयर रिलीज आउट। एल्वियोली में जो एयर है CO2 मैक्सिमम रहता है, वो आउट होता है, और इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रिब मसल्स कंट्रैक्ट, सॉरी, रिब मसल्स रिलैक्स्ड। इसमें रिब मसल्स में रिलैक्सेशन होता है, यानी नॉर्मल फेज में आ जाता है, और डायफ्रेजम मूव्स अपवर्ड। इसमें डायफ्रेजम जो है ऊपर की ओर आ जाता है। ये खासकर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये CBSE बोर्ड में खासकर 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में ये इनहेलेशन कैसे होता है, एक्सहेलेशन कैसे होता है, ये पॉइंट याद रखना, जानना जरूरी है। इसके बाद थोड़ा हम एक फिगर के रूप में समझते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन और CO2 का बॉडी में एक्सचेंज होता है। तो नेजल कैविटी से फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट में ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोली में पहुंच जाता है। ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एल्वियोली। यहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 ये होता है 104, यानी 104 mmHg। ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 104 mmHg, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 रहता है 40 mmHg। तो ये अधिक है पार्शियल प्रेशर। एल्वियोली का जो वाल है वो सिंगल लेयर का बना हुआ होता है,
एल्वियोलर वॉल सिंगल सेल का बना होता है, बहुत ही पतला सेल होता है और उसके ठीक नीचे ब्लड कैपिलरीज रहता है और इसमें आरबीसी का फ्लो होता है और ये जो है आरबीसी तुरंत इस ऑक्सीजन को मिक्स कर लेता है अपने साथ और क्या बनाता है, तो ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। यहाँ पर चर्चा किया गया है कि ऑक्सीजन प्लस हेमोग्लोबिन जो आरबीसी के मेन कंस्टिट्यूएंट, आरबीसी जो है उससे ऑक्सीजन मिलता है और वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना देता है। तब ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स में आ जाता है, पल्मोनरी वेन में, और वहां से ये हार्ट में पहुंचता है। हार्ट से फिर पंप होके ये सिस्टमेटिक आर्टरीज, जिसको मेन एओर्टा भी बोलते हैं, तो एओर्टा के थ्रू सेल में पहुंचता है। सेल के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के फॉर्म में और CO2 भी प्रोड्यूस होता है। फिर ये CO2 जो है ब्लड ले लिया, हेमोग्लोबिन एक्सेप्ट कर लिया और ब्लड के थ्रू जो है CO2 फिर इसी पाथ से ये एल्वियोली में पहुंचता है और ये बाहर हो जाता है। तो ये पूरा जो है डायग्राम के थ्रू इसी तरह से इसको याद रखना है। आगे देखना है कि CO2 जो है वो 20 से 25 20 to 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन है सॉल्युबिलिटी। यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना अधिक सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी है। हेमोग्लोबिन क्या है, तो रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसके बाद ये तो डिस्कस हो गया कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन मेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक हेमोग्लोबिन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन जो है वो कितना मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी करता है, तो ये 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन जो है 1 मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन कैरी करता है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, लगभग 97% ऑक्सीजन वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और रेस्ट जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के द्वारा कैरिड किया जाता है। 20 to 25% CO2 carried by RBC and 70% of CO2 carried as bicarbonate। बाइकार्बोनेट एक कंपाउंड बनाता है और उसको प्लाज्मा कैरी करता है। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिमिलरिटीज क्या है रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स में मैन और बर्ड्स में, ये कई बार सीबीएसई एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों में, बर्ड्स में और मैन में, दोनों में लार्ज सरफेस एरिया रहता है ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन हमको मिल सके। थिन वॉल रहता है ताकि आसानी से डिफ्यूजन हो सके, थिन वॉल फॉर इजी डिफ्यूजन। और नेक्स्ट पॉइंट है कि रिच ब्लड सप्लाई, डिफ्यूजन होगा, अधिक ब्लड रहेगा तब तो वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स हो जाएगा, तो रिच ब्लड सप्लाई इन रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब नेक्स्ट हेडिंग है कि टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, आखिर रिस्पायरेशन कितने तरह के होते हैं। तो रिस्पायरेशन इज मेनली ऑफ 2 टाइप्स,
एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसको हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इस रिस्पायरेशन में ग्लूकोज जो है सबसे पहले पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट होता है। सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंचता है और वो पायरूबिक एसिड में चेंज हो जाता है। इसको हम फिगर से भी क्लियर करेंगे अभी। और इन साइटोप्लाज्म, ये काम साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, द पायरूबिक एसिड इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। अगर जैसे पायरूबिक एसिड बन गया तो बनने के बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में पायरूबिक एसिड इंटर करता है और वहां उस पायरूबिक एसिड का बहुत सारा स्टेप में ऑक्सीडेशन होता है और उससे एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 38 एटीपी बनता है। और ये जो पायरूबिक एसिड का ऑक्सीडेशन सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसको खोजने वाला साइंटिस्ट जो था वो हैंस क्रेब था। इसलिए पायरूबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके ऑक्सीडाइज्ड होके बर्निंग होके जो एनर्जी देता है उस पूरे प्रोसेस को क्रेब साइकिल कहते हैं। इसका रिएक्शन है एरोबिक रिस्पायरेशन का, फर्स्ट की ग्लूकोज ये कन्वर्ट होता है साइटोप्लाज्म में और पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट होता है। पायरूबिक एसिड जो बन गया, अगर उसके बाद ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है और क्रेब साइकिल के थ्रू ये CO2, H2O और ATP प्रोड्यूस करता है। तो ये सब जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको याद रखना चाहिए। हम फिगर के द्वारा भी क्लियर करेंगे। अभी हम लोग देखें कि ग्लूकोज का जो होता है कन्वर्सन वो पायरूबिक एसिड में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है और फिर पायरूबिक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में इन कर जाता है। रिएक्शन भी दिया गया था। तो पायरूवेट को जो है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। तो पायरूवेट और पायरूविक एसिड बोथ आर सेम, यही इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है एनारोबिक रिस्पायरेशन। तो जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ उसको एरोबिक रिस्पायरेशन बोलेंगे, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है उसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन हम लोग के बॉडी में या कोई भी लिविंग थिंग्स में जनरली होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या है? तो रिस्पायरेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें नहीं जरूरत है और ये कहाँ होता है? तो इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड एनारोबिक रिस्पायरेशन। यानी वैसा रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंट में ही होता है तो उसको हम एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लेस अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है और इन केस ऑफ प्लांट इथेनॉल बनता है, जबकि इन केस ऑफ एनिमल लैक्टिक एसिड बनता है। तो ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में होता है। इसमें क्या रिएक्शन है? तो ग्लूकोज पहली बार
साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है पायरूविक एसिड में, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाता है प्लांट के केस में इथेनॉल में C2H5OH, और एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक पॉइंट ये भी देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो सेल के अंदर ग्लूकोज का जो कन्वर्सन होता है पायरूविक एसिड में, इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ये काम साइटोप्लाज्म में होता है। अब अगर एनिमल के केस में एनारोबिक रिस्पायरेशन है, लैक्टिक एसिड बन गया मसल सेल्स में, हम लोग जब खूब तेजी से दौड़ते हैं या और कोई काम करते हैं, भी एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय मुंह से भी सांस लेते हैं तो भी पूरा सांस, जरूरत भर सांस जो है ऑक्सीजन उपलब्ध सेल को नहीं होता है। तो उस कंडीशन में मसल्स में जो है लैक्टिक एसिड बन जाता है, और इस लैक्टिक एसिड के बनने के कारण मसल सेल्स में, खासकर पैर के मसल्स में जो है दर्द होता है, पेनफुल फीलिंग होता है, तो उसी को क्रैम्प कहते हैं। तो यहाँ लिखा है कि ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जरूरत भर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग और अदर एनिमल में भी लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड मसल सेल्स, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलता है, विच कॉजेज पेनफुल फीलिंग, जिससे कि दर्द होने लगता है मसल सेल्स में, और दिस इज कॉल्ड क्रैम्प, इसी को हम क्रैम्प कहते हैं। और ये कैसे रिमूव हो सकता है, क्रैम्प ठीक कैसे हो सकता है, तो हॉट वाटर बाथ और मसाज के द्वारा क्रैम्प को ठीक किया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज क्रैम्प एंड हाउ कैन इट रिमूव। तो ये क्वेश्चन CBSE के लिए, बिहार बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रिस्पायरेशन के तहत सेल के अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है, उसको थोड़ा हम शॉर्ट फिगर से समझते हैं। हम लोग खाना पीना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होता है, और मिक्स होने के बाद ब्लड के थ्रू वो सेल तक पहुंचता है ग्लूकोज। और उसी तरह ऑक्सीजन जो है हम लोग इनटेक करते हैं, लंग्स में पहुंचता है, ब्लड में मिक्स होता है, ब्लड में मिक्स होने के बाद वो ऑक्सीजन भी सेल तक पहुंच जाता है। अब है कि ग्लूकोज जो है फर्स्ट स्टेप में साइटोप्लाज्म में पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होता है। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूविक एसिड देता है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 होता है ग्लूकोज में, लेकिन पायरूविक एसिड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होता है। तो एक मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल पायरूविक एसिड बनता है। जब पायरूविक एसिड बन गया तो यही पायरूविक एसिड अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है, और इस रिस्पायरेशन को ही हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। लेकिन कभी कभी अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है या कुछ ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन नहीं रहता है, तो ये एब्सेंट में जो है तब ये पायरूविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इन नहीं करता है, बल्कि साइटोप्लाज्म में ही प्लांट के केस में इथेनॉल बनाता है C2H5OH, जबकि एनिमल के केस में लैक्टिक एसिड बनाता है। तो इस तरह से ये
एरोबिक और एनारोबिक में ये फिगर देख के भी डिफरेंस हम लोग क्लियर कर सकते हैं। वो आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि डिफरेंस क्या है एरोबिक रिस्पायरेशन में और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। तो ये एरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत है। हालांकि ग्लूकोज से जो पायरुविक एसिड बनता है इसमें ऑक्सीजन का कोई नीड नहीं है, और इसी प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। यानी इस ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना कहाँ? तो साइटोप्लाज्म में। इसी को हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। डिफरेंस क्या क्या है? तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हुआ एरोबिक रिस्पायरेशन, एनारोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, इन एब्सेंस होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में मोर अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है, जबकि एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एटीपी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक में हम लोग देख रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल के थ्रू जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और लेस अमाउंट ऑफ एटीपी बनता है। इसके अलावे भी बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन में CO2 H2O और एटीपी बनता है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन में एनिमल में लैक्टिक एसिड बनता है और प्लांट में इथेनॉल बनता है। तो कम से कम 3-4 डिफरेंस याद रखना है। एरोबिक रिस्पायरेशन ह्यूमन में होता है, कैट डॉग में होता है। एनारोबिक रिस्पायरेशन भी रेयर कंडीशन में ह्यूमन में होता है, जब हम लोग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता है। लेकिन एनारोबिक रिस्पायरेशन ईस्ट में होता है और उसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है कि डिफरेंस जो है प्लांट और एनिमल में क्या है रिस्पायरेशन में। तो यहाँ ईच सेल परफॉर्म रिस्पायरेटरी एक्टिविटी। यहाँ पर हर सेल जो है वो ऑक्सीजन इंटेक किया, CO2 रिलीज हुआ, इस तरह से ईच सेल इन्वॉल्व होता है प्लांट। एनिमल में क्या है? तो स्पेशलाइज्ड सिस्टम ही पाया जाता है, जैसे ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम है। इसके बाद सेकेंड डिफरेंस है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। इसमें बहुत कम डिस्टेंस होता है, जैसे प्लांट है तो लेंटिसेल भी रिसीव कर लेता है ऑक्सीजन को, और स्टोमेटल पोर के थ्रू भी हो जाता है, तो वहां पर नजदीक रहता है, डिफ्यूजन से आसानी से हो जाता है। लेकिन एनिमल में लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट होता है ऑक्सीजन का। इसका प्रोसेस जो है बहुत स्लो होता है और इसका प्रोसेस हाई रेट होता है। तो ये क्वेश्चन जो है खासकर एरोबिक रिस्पायरेशन और एनारोबिक रिस्पायरेशन में डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, एग्जाम में बराबर आते ही रहता है, और फिगर भी इसको दिमाग में रखना है। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन व्हाई लैंड प्लांट मे डाई इफ इट्स रूट्स रिमेन वाटर लॉग्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। अगर कोई टेरेस्ट्रियल प्लांट है और वहां पर बाढ़ आ गया है, तो उस बाढ़ के चलते और बहुत दिन तक बाढ़ का पानी रह जाता है, तो प्लांट जो है मर जाता है। क्यों मरता है? तो इसका सीधा आंसर है कि बिकॉज एनारोबिक रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस। प्लांट में एनारोबिक रिस्पायरेशन रूट में होने लगता है, इसलिए कि जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में
एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। तो अब सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर रहा ही नहीं, तो उस कंडीशन में जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है और बनता क्या है, तो इथेनॉल बनता है। यानी प्लांट का रूट दारू पी लेता है और जब दारू पी लेगा तो स्वाभाविक है कि वो प्लांट धीरे धीरे मर जाएगा, उसका रूट जो है मर जाता है और जिससे कि प्लांट भी अल्टीमेटली डाई हो जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एटीपी एडीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यही एटीपी जो है बनता है सेल के अंदर और जब हम लोग कोई काम करते हैं तो वो एटीपी जो है एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट यानी फॉस्फेट का 2 मॉलिक्यूल्स रहता है एडीपी में और फॉस्फेट का 3 मॉलिक्यूल्स एटीपी में रहता है। तो काम करने से ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और फिर जब भोजन से, खाने से, पीने से एनर्जी मिलता है तो यही एडीपी जो है एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से ये इंटर कन्वर्सन दोनों में होते रहता है और हम लोग के बॉडी का काम चलते रहता है। एटीपी को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यह सेल का एक करेंसी है जिससे कोई भी काम हम लोग कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स है, जैसे उसका फार्मूला यहाँ पर देखना है कि ग्लूकोज है तो C6H12O6 होता है। पायरुविक एसिड और पायरुवेट का फार्मूला CH3CO और COOH, ये डबल बॉन्ड है COOH, ये पायरुविक एसिड का होता है CH3CO COOH। और उसी तरह लैक्टिक एसिड का CH3CHOH और COOH। यानी पायरुविक एसिड में कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों रहता है और इसमें लैक्टिक एसिड में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप, ये दोनों रहता है। लास्ट में हम देखते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में कुछ डिजीज भी है, अगर इम्प्रॉपर काम होता है ऑर्गन का। तो मेन डिजीज है अस्थमा। अस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है प्रॉब्लम? तो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, किसी तरह का ब्रोंकस में, ब्रोंक्यूल्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके चलते सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है और इस डिजीज को ही अस्थमा बोलते हैं। कुछ और है पॉइंट। वुडी स्टेम में लेंटिसेल्स पाया जाता है और वो रिस्पायरेटरी गैस एक्सचेंज का काम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग के इधर बबूल का प्लांट होता है तो बबूल के प्लांट में जगह जगह स्टेम पर फट जाता है उसका लेयर और वही लेंटिसेल वहीं पर रहता है, उससे गैस का एक्सचेंज होता है। लीफ में प्लांट में स्टोमेटल पोर होता है, ये भी गैसियस एक्सचेंज का काम करता है। एनिमल अमीबा है जो वाटर में रहता है, वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस उसमें होता है ब्रीदिंग के लिए। रेट ऑफ ब्रीदिंग यानी पर मिनट कितना बार हम लोग एक्सहेल इनहेल करते हैं, तो नॉर्मल एडल्ट पर्सन में 12 to 16 पर मिनट होता है। कहीं कहीं बुक में 15 to 18 टाइम्स भी लिखा रहता है। तो ये नॉर्मल एडल्ट पर्सन में है, आराम कंडीशन में। अगर कुछ विशेष बिजी होते हैं तो ये बढ़ जाता है। हालांकि बच्चा में, छोटा इन्फेंट जो बच्चा है उसमें ये रेट बहुत अधिक होता है, इसलिए कि उसको बहुत अधिक एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उसमें अप टू 40